मोहतरम हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी, मेरे लिए सआदत है आपके रूबरू और आपके सामने कुछ कलमात अदा करना। मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मुझे 5 जमात इस्लामी के अमीरों से बराह रास्त गुफ्तगू करने, बराह रास्त बात करने, बराह रास्त ज़ानुए तलम्मुस तय करने और बैठने का उनके सामने शरफ़ हासिल हुआ। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी, मियाँ तुफ़ैल साहब, काजी हुसैन साहब, मुनव्वर हसन साहब और अब सिराज साहब। कितना खुश नसीब हूँ कि 5 से बराह रास्त मिला, 5 से बराह रास्त बात की और 5 से कुछ चुपते हुए सवालात भी किए। मैं था जामिया कराची में, मौलाना मौदूदी को जामिया कराची ले करके आया। सालमियत पाकिस्तान का पूरी काबीना ने, अंजुमन तलबा ने हलफ उठाया। मैं था जो सिराजुल हक साहब से BBC में गले मिल करके रोया। दावत फ़िक्र और दावत तहरीक के लिए आए थे सिराज साहब वहाँ पर। मुझे यकीन है उन्होंने बुरा ना माना होगा। वो भी रोए, मैं भी रोया और हम गले मिल कर रोए कि मैं इस काबिल नहीं कि जमात को रिप्रेजेंट कर सकूं। जहाँ हूँ, जिस जगह पर हूँ, मेरी जंग सहाफ़त है, मुझे वहीं रहने दें। मेरे मोहतरम साथी आथर अब्बास ने जिक्र किया 30-40 साल का। क्या मैं गिनाऊँ आपको कि 42 साल 3 महीने 13 दिन तो मैं इसी शहर का, इसी इदारे से, BBC से गुजार के चला गया। मुझे इस वक्त ख्याल आ रहा है कि मुझे बात करनी है सैयद मुनव्वर हसन पर। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो कोई खुफिया नहीं, लिखता रहा हूँ। डॉन में लिख रहा हूँ, डॉन की वेबसाइट के ऊपर। इंडिपेंडेंट उर्दू में लिख रहा हूँ, CBS, ये रेडियो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ से बोल रहा हूँ। कह देता हूँ उन बातों को। यहाँ पर मैं सिर्फ मुनव्वर हसन साहब तक महदूद रहूँगा। वो ना होते शायद मैं अपना क़िबला दुरुस्त न कर पाता। वो न होते शायद मैं बाहर जाकर तालीम हासिल न करता। वो न होते तो शायद उन्होंने, मैंने कहा कि क़िबला सीधा न हो पाता। वाक़यतन एक वो और एक मेरे दोस्त अकरम कुल्होड़ी जो मुझे उनके पास ले कर के गए थे। और उसके बाद बेशुमार मराहिल में, जिसमें मुनव्वर साहब को मैं इस वक्त याद करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आखिरी मुलाकात मेरी मुनव्वर साहब से सरफराज के तवस्सुत से हुई थी। सरफराज कौन? जमात इस्लामी के कारकुन। और उन्होंने अपना वीटो पावर मुझ पर इस्तेमाल करके आज मुझसे कहा कि छोड़ दें दावतों को, छोड़ दें रिश्तेदारों को, ये तो आती जाती चीज़ें हैं, इस तकरीब में ज़रूर आ जाए। भला वो उसामा का, जिनको मैंने मना किया कि देखो डबल बुकिंग नहीं किया करते, मारा जाऊंगा मैं, लेकिन उन्होंने सरफराज का प्रेशर इस्तेमाल किया और मैं यहाँ पर हूँ। आइए मुनव्वर साहब से मैं आपको मुतारिफ़ कराता हूँ। सैयद मुनव्वर हसन कौन? अमीर जमात इस्लामी कौन? मुकर्रर कौन? मुखातब ख़तीब कौन? जो बात करता था तो तमहीद के साथ, तलक़ीन के साथ और ईकान और ईमान के साथ करता था। और यही गुर उनसे मैंने सीखा। बल्कि क्या अजब इत्तेफाक है कि होता यह है कि ख़तीब नुक्ता लेता है, उसको फजीलत देता है, फिर बयान करता है, कोई हदीस लाता है, हालात हाज़रा से उनका तसलसल जोड़ता है और उसके बाद किसी मंतकी नतीजे पर ले जा करके छोड़ देता है। मौलाना कौसर नियाज़ी में था ये तर्ज़ तकल्लुम। वो कहाँ के थे? जमात इस्लामी के थे। तो मुनव्वर साहब शुरू करते थे
राउंड तकरीर किया करते थे। ये ज़ोर खिताबत मैंने उनसे सीखा, एक बड़ी हद तक उनसे सीखा। किबला दुरुस्त करने वाले के लिए मैंने इस्तेमाल किया उनका रेफरेंस। मेरा और जमीयत में टकराव हुआ था, तकरार हुई थी। जमीयत ने मुझको खारिज कर दिया था। भाई खारिज उसको करो जो तुम्हारा 54 का मेंबर हो, मैंने तो तुम्हारा फॉर्म तक नहीं भरा था यार, मुझको कहाँ से खारिज कर दिया। मुनव्वर साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, उन्होंने गलत किया, आप क्या करेंगे, पत्थर चलाएंगे, चला लें। अंततः आखिरकार नुकसान किसका होगा, तहरीक का होगा ना, वो जिसको आप अपनाते हैं। हाँ मैंने कहा ये तो होगा, लेकिन मेरे दिल की आग ठंडी हो जाएगी। कहने लगे फिर क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किबला कैसे दुरुस्त करते थे, और वो फिर ले कर के आए मुझको कि साहबजादे एक काम कीजिए, इस मुल्क से बाहर निकलिए, इस मुल्क से चले जाइए, इल्म हासिल कीजिए, क्योंकि आप सन ऑफ द सॉइल नहीं हैं। इतना पढ़िए कि आपका लोहा मजबूत हो जाए, और पढ़ करके वापस तशरीफ़ लाइए और इस मादर वतन की खिदमत कीजिए। देखा आपने मेरा किबला कैसे दुरुस्त हो रहा है। मैं उनके कहने पर बाहर गया था। बरतानिया में क़याम मेरा उनके तवस्सुत से हुआ, वरना मैं वहाँ ना जाता। और कुछ गुर की और भी बातें बताई कि किन चीज़ों में मत पढ़ना, वरना खर्च हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। ये जितने स्कॉलरशिप मिल रहे हैं इन पर मिट्टी डालो, मत पढ़ो इन चक्करों में। क्योंकि उन्हें मालूम था कि मुझे कहाँ कहाँ से स्कॉलरशिप मिल चुका है। तो ये मुनव्वर साहब ने डायरेक्शन मेरी बना दी, तय कर दी, मुझे भेज दिया बाहर के पढ़ो जा करके। अब ये अलग बात है कि मैं पढ़ करके वहाँ पर वहीं का होके रह गया, मेरी जंगें मुख्तलिफ हो गई, मेरी लड़ाइयाँ मुख्तलिफ हो गई। वहाँ पर बैठ करके BBC का सहाफ़ी लगता है कि इंडियन स्टेट ऑफ कश्मीर, तो मुझ जैसे नाचीज़ का नहीं बल्कि तुर्रम का फ़ोन जाता है न्यूज़ रूम में कि यार ये किसने लिखा इंडियन स्टेट ऑफ कश्मीर। हाँ, पीटर नटलशिप ड्यूटी एडिटर है। तो फिर वहाँ पर आता है कि किल, होल्ड, रोक लो इस खबर को, रुक जाओ, इस पर एतराज़ आ गया। इसलिए कि वहाँ से 42 ज़बानों में तर्जुमा होता है। अगर हर एक लिख देगा इंडियन स्टेट ऑफ कश्मीर, तो वहाँ तो उस छिछोरे ने वो मसला हल कर दिया जो अक़वाम मुत्तहिदा 52 साल में नहीं हल कर सकी। और वो तर्जुमा करके बैठ जाएंगे, ये किसने कहा, BBC ने कहा। यार ये कोई शराफत है। तो मैं उस महाज पर रुका हूँ, मेरी जंग सहाफ़त बनी है, और उसके साथ साथ जहाँ बैठा उसको दुरुस्त करता रहा। ये तर्ज़ तकल्लुम किसने सिखाया, मुनव्वर साहब ने। और एक बात और भी, काश के, अच्छा होता ही है कि बड़ा आसान होता है कोई सामने बैठा हो ना उसकी तारीफ करना। मुझसे तारीफ के अलावा और कुछ मत सुनिए, और न मैं सुना सकता हूँ। मैंने इन 4-5 ज़ोमा के सामने अपना वक्त गुजारा है, इनसे सवालात किए और उनके जवाबात लिए हैं, इनसे बहुत सारी बातें पूछी हैं और उनसे तस्कीन पाई है। मुनव्वर साहब में एक और कमाल खूबी ये थी कि वो आपकी नफ्स पर हाथ रखते थे या उस दुख पर पाँव रखते थे जहाँ पर आप भागे निकल करके, और आप भाग के दिखाएं। मेरे लिए भागना मुश्किल होता था। और तो और अपने इदारे में बिठा करके पहली मर्तबा 4 नमाजें उन्होंने मुझसे पढ़वाई बाजमात। ऐसा नहीं कि मुझे नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन इतनी पाबंदी से नहीं पढ़ता या नहीं था, और इस पर मुझे कोई फ़ख्र नहीं। लेकिन मेरा किबला जैसे दुरुस्त किया मुनव्वर साहब ने, वो इन चीज़ों को मैंने उनमें पाया। और मुनव्वर साहब में एक खूबी और भी थी, वो तो के ऊपर अटक जाते थे, तो फिर और मतलब क्यों, किस लिए। अरे भाई जो कह दिया सो कह दिया, तो वो आपको बिल्कुल ठंडा करके भेजते थे। और आज मैं बिल्कुल ख़त्म करने वाला हूँ। मैं कोई सियासी तकरीर करने के मूड में नहीं हूँ, और ना मैं खलाई मखलूक और इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करूँगा। अगर मुझे करना होगा तो फ़ौज ले करके कहूँगा, और जो मैं करता हूँ। मुझे ये सब कहने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ मुनव्वर साहब तक इस गुफ्तगू को मुख्तसर कर रहा हूँ, मुख्तसर कर रहा हूँ, बल्कि ख़त्म किया चाहता हूँ। उसके बाद सिराज साहब आए BBC में, कहने लगे देखिए ये इंटरव्यू तो हो गया, ये सवाल जो आपको करने थे आपने कर लिए, हो भी गया। मैं अपने तंजीम से और अपने इदारे से ये
कह कर के आया हूँ कि मेरी एक गरज और एक काम शफ़ी को दावत हक़ पर लाना है। मुझे उसकी उन्होंने तफसील नहीं बताई। सराज साहब मैं मुंह पर हैं, बैठे हुए हैं, सामने कह रहा हूँ, तरदीद की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर उसके बाद सिराज साहब भी रोए, मैं भी रोया, और उसके गवाह हैं काशिफ कमर जो इत्तेफाक से सैयद मुनव्वर हसन मरहूम के रिश्तेदार भी होते हैं। उसका गवाह है चौधरी असद खटाना। सिराज साहब याद है? यहाँ पर मैं इस गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि मुझे मुनव्वर साहब की और बहुत सारी बातें अच्छी लगती थी। यहाँ जो ज़ोमा बैठे हैं उनकी मैं सुनना चाहूँगा। मुझे तो जो कहना होता है मैं बेनुक्त कह देता हूँ, सुनाता रहता हूँ और मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट क्या है? अबे डायरेक्ट कहो फौज। ये कहते हुए शर्म आती है। पाँव में मेहंदी लगी है, क्या मुंह आने के काबिल नहीं रहते? क्या हो जाता है? कलमे हक, कलमे हक, कलमे हक। जालिम हुक्मरान के सामने कहो, बज़ोरे ताकत कहो, बज़ोरे ज़बान कहो, बज़ोरे कलम कहो, बज़ोरे तहरीर कहो। ये भी नहीं कर सकते सो दिल में बुरा जानो। आप यकीन करें मैं इसको पहले दर्जे पर समझता हूँ, तीसरे दर्जे पर नहीं समझता कि दिल में बुरा जानो जो कि ईमान की सबसे कमज़ोर अलामत है। मैं तो पहले दर्जे पर हूँ, मैं मुंह पर कहता हूँ, सामने कहता हूँ और इतनी जुर्रत रखता हूँ, और यही मेरा शिआर भी रहा। अच्छा, ये शिआर किसने तावीज़ के तौर पे गले में बांध दिया? सैयद मुनव्वर हसन ने। बखुदा, खुदा गवाह है, अगर मुनव्वर ना होते मैं इस स्टेज पर यहाँ से बैठकर ये बातें न कर रहा होता, मैं कुछ और होता। मैं माफ़ कीजिए वो अल्फाज आमियाना इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। मैं एक आला दर्जे का गुंडा होता, बदमाश होता, फौज में होता, कर्नल होता, जर्नल होता, आईन तोड़ता, बदमाशी करता, पूरा का पूरा मुल्क बेच करके खा जाता। हर मुल्क के पास फौज होती है। कैसी बदकिस्मती है कि इस मुल्क की फौज के पास पूरा का पूरा मुल्क है। हर मुल्क की एक फौज होती है। हमारी फौज ने तो मुल्क बेच खाया, उनका एहतसाब नहीं होता। मेरी जान जो उठ करके नारा लगा रहे हो पाक फौज जिंदाबाद, यकीनन पाक फौज जिंदाबाद। मैं वो फौजी के लिए कहता हूँ जो सरहद की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी देता है। तूफान व बलैयात, आफात व बलैयात, जल्जले में काम आता है, जिसकी उम्र गुजर जाती है। मैं उस CCC कर्नल कंट्रोल कमेटी के लिए नहीं कह रहा जिनका काम यू ब्लडी सिविलियन, जिनकी जहनियत कुछ और हो गई है, उनका एहतसाब ज़रूरी है। यहाँ पर सियासी मामला यहीं तक। बाकी जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक़ है, मैं फ़ौज के हक़ में हूँ, उन फ़ौजी हुक्मरानों के हक़ में न होऊंगा जिन्होंने मुल्क बेच खाया, जिन्होंने आईन तोड़ा, जिन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि अवाम मजबूर हो गए। आज तक उनका एहतसाब तो नहीं हुआ। खुदा मुझे तौफीक दे कि उनके एहतसाब के लिए मैं साजगार बनूं, मुआविन बनूं और एक बलोचिस्तान के लिए बनूं। मेरी दुआ है कि ये खित्ता, ये इलाका पाकिस्तान के साथ रहे। मैं उन बलोच सरदारों से मिल रहा हूं जिनकी एक तहरीक है पूरी की पूरी, मुझे पता है उनके पीछे कौन है और मैं उनसे बात करता हूं। ये तामीरी काम है, ये तामीरी काम है और इन तामीरी कामों के लिए मैंने सलाह ली है सैयद मुनव्वर हसन से। मैं घंटों बात कर सकता हूँ, घंटों बात कर सकता हूँ। नहीं, मैं यहाँ पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाक आइन जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वो हुक्मरान जिन्होंने आइन तोड़ा, मुर्दाबाद। वो हुक्मरान जिन्होंने पाकिस्तान को बेच खाया, मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम।